गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करें। एक चैप्टर हमने स्टार्ट करके रखा है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ठीक है ना। और उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, हालांकि रिपीटेड टॉपिक्स थे जो 11th क्लास के होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने ये नहीं पढ़े थे 11th क्लास में, थोड़ा ठीक ठाक नहीं पढ़े थे, जैसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम या सेंट्रल प्रॉब्लम्स वगैरह। आपने नहीं पढ़े, आपने नहीं 3 और पीछे। वेरी गुड, 4 5 6 7, काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़े। अरे भैया, हम कैसे इल्जाम लगा दें आपके ऊपर। चलो जी। तो बच्चों, इंडिपेंडेंस के बाद हमारी सरकार को क्या करना था? इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना था, जिससे हम अपने देश की ग्रोथ को क्या कर सके, एंश्योर कर सके। ठीक है ना। तो वो जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। सवाल ये आया कि जी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना, जहां पे हमें किसी को तो सेलेक्ट करना होता है और किसी को सेक्रीफाइस करना होता है। और वो 4 प्रॉब्लम होती है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 चीजें हम कवर करते हैं, क्या बनाना है, माने वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में बनाना है। फिर दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, वेदर टू यूज सीआईटी और, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, वेदर टू प्रोड्यूस फॉर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर एंड फॉर क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर, ये सॉरी, और फॉर क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर। ठीक है ना, इसके लिए बनाना है या इसके लिए बनाना है। एंड लास्टली हमें अपने सारे रिसोर्सेज अभी यूज नहीं करने चाहिए, हमें करंट कंजप्शन को सेक्रीफाइस करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में भी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके, वो स्टैटिक ना बने। ठीक है ना। ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कितने होते हैं? वो जो जिस इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात कर रहे थे ना, जो अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, वो अरेंजमेंट 3 टाइप के होते हैं: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स। जहां पे सारे रिसोर्सेज किसके पास होते हैं? प्राइवेट पार्टी के पास। तो वो कौन होती है? अब जल्दी जल्दी बोलना, कैपिटलिस्ट का दूसरा नाम बोलो। मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। तीसरा नाम बोलो। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है क्या? यहाँ पे कंज्यूमर सोवरन होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता, होता है। फाइनल अथॉरिटी कौन होती है? कंज्यूमर। प्राइसेस कैसे निकलते हैं? मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से। ठीक है ना। अच्छा, सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या होता है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है ना। वहां पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो आज के दिन पे कौन है? नीति आयोग, है ना। वो क्या करते हैं? पूरे देश के लिए क्या करते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं। तो यस और नो, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे रिसोर्सेज सारे के सारे किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट के पास। प्राइवेट पार्टी का कोई इंटरफेरेंस होता है क्या? अच्छा, ये जो गवर्नमेंट काम करती है प्रॉफिट मोटिव से काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है? तो प्रॉफिट मोटिव से कौन काम करते हैं? प्राइवेट पार्टी। प्राइवेट पार्टी कहाँ पे ऑपरेट करती है? कैपिटलिस्ट में। ठीक है ना। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वो दोनों का क्या होता है? मिक्सचर होता है ना। वो हाइब्रिड इकोनॉमी होती है जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज का कंट्रोल किसके पास होता है? प्राइवेट पार्टी के पास, और कुछ का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है ना। और भारत किसका एग्जाम्पल है? मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। वहां पे यहाँ पे जो प्राइस निकलते हैं मिक्स में, वो निकलते तो किसकी हेल्प से है? डिमांड और सप्लाई की हेल्प से। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट अगर इंटरवेन करना चाहे तो कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, जैसे हमने प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर में पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अगर प्राइस बहुत ज्यादा निकला है कंज्यूमर के लिए या प्राइस बहुत कम निकला है प्रोड्यूसर के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है रेट को, है ना, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के थ्रू। तो ये सारी चीजें बच्चों हमने पढ़ी थी, जो मैंने आपको हल्का हल्का सा हाँ रिकॉल कराया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, किसको अडॉप्ट करने के बाद? सिस्टम तो अडॉप्ट कर लिया हमने, ठीक है ना, मिक्स को अडॉप्ट कर लिया कि कुछ रिसोर्सेज हमारे पास रहेंगे गवर्नमेंट के पास, कुछ प्राइवेट के पास। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द गवर्नमेंट वाज टू रिवाइव द पुअर बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब हमें रिवाइव करना था, है ना,
हमें बाहर निकालना था अपनी बैकवर्ड इकोनॉमी को, स्टैग्नेंट इकोनॉमी को और पुअर इकोनॉमी को, है ना। इन चीजों से बाहर निकालना था। इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जो हमें विरासत में मिली थी, किससे? हालांकि देखो मतलब कितना दुख हो रहा है कि विरासत में हमें मिली थी। अरे हमारी इकोनॉमी हमें विरासत में वाहियात होके मिली, ठीक है ना, इस चीज का दुख है। अब कह रहे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। वो जो रिवाइव करना था उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग, है ना। प्लानिंग हम पढ़ के आए, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करना। जब मैं आपको प्लानिंग पढ़ा रहा था तो प्लानिंग, जैसे हमने प्लानिंग पढ़ा था, थोड़ा उस पर अपना फोकस लगाना तो आपको समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लानिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन लोग हैं यहाँ पे तो देख लेंगे, संभाल लेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस। ये तो बात समझ में आती है आपको कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या रहने वाली है? प्रोसेस। जिन बच्चों को नहीं पता वो बता दूं, एक्टिविटी होती है वन टाइम, प्रोसेस होती है कॉन्टिन्यूअस। प्रोसेस जो एक बार नहीं होती है, बार बार होती है। मैं आपको पूछता हूँ कि प्लानिंग आपको एक बार करनी पड़ेगी या लाइफ के हर एक फेज में, हर एक मोड पे और पल पल आपको क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग बार बार करनी पड़ेगी, हर एक चीज के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है? प्रोसेस है। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस होती है अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी, जिस प्रोसेस में क्या होता है? जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है। सेंट्रल अथॉरिटी जैसे पहले तो कौन होती थी? प्लानिंग कमीशन। अभी कौन होती है? नीति आयोग। तो जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, लाइक नीति आयोग इन इंडिया, फ्रेम्स अ सेट ऑफ टारगेट। इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे सेंट्रल अथॉरिटी ऑब्जेक्टिव सेट करती है। क्या सेट करती है? वही तो लिखा है, फ्रेम्स अ सेट ऑफ टारगेट। जो अपने क्या करती है? टारगेट सेट करती है कि अपने को ये करना है, अगले 5 सालों में हमें पॉवर्टी का नंबर इतने से कम करना है, अगले 5 सालों में हमने अपनी इकोनॉमी की जो ग्रोथ एंश्योर करनी है वो 7% से करनी है। समझ में आ रही? ऐसे टारगेट क्या करेगी? वो सेट करेगी। कौन सेट करेगी? बोलो ना, सेंट्रल अथॉरिटी। जो कौन है? नीति आयोग। नहीं समझा क्या आपको? इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग बोलो जल्दी से, ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे सेंट्रल अथॉरिटी अपने जो टारगेट होती है वो सेट करती है कि हमें क्या अचीव करना है। यही तो प्लानिंग है। देखो इकोनॉमिक प्लानिंग में और प्लानिंग में बस यही फर्क है कि प्लानिंग एक जनरल चीज होती है ना, जनरल कॉन्सेप्ट है प्लानिंग। उसमें हमने किसको घुसाया? इकोनॉमी को। यानी कि हमें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग को पढ़ना है। समझ में आ रही ना बात? अच्छा, टारगेट सेट कर लिए, साथ में क्या भी करते हैं? एंड स्पेसिफाई द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। वो जो हमने टारगेट सेट किए है, जिसको हमें क्या करना है? अचीव करना है, वो अचीव कैसे करेंगे वो प्रोग्राम के बारे में भी स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हमने बोला कि पॉवर्टी को हम 10% से क्या करेंगे? कम करेंगे। या मान लिया अगर भारत में 22 करोड़ लोग क्या है? गरीब है, तो अगले 5 सालों में ये नंबर हम 7 करोड़ से कम करेंगे। कितने से कम करेंगे? 7 करोड़। लेकिन कैसे करोगे? वो देखो क्या लिखा है, एंड के बाद लिखा है कैसे करेंगे। क्या करेंगे वो तो एंड के पहले है, कैसे करेंगे वो एंड के बाद में है। यानी कि वो उसमें, उस प्लानिंग में, उस डॉक्यूमेंट में वो ये भी स्पेसिफाई करते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम, कि कौन कौन से प्रोग्राम हम चलाएंगे ताकि जो हमने वो एंड के पहले सेट किया है ना उसको हम अचीव कर सके। एंड के पहले क्या हमने लिखा है वहां पे? क्या करना है ना, क्या करना है। तो स्पेसिफाई द सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। अपने प्रोग्राम सेट करेंगे, है ना, उसमें स्पेसिफाई करेंगे, मेंशन करेंगे, अपनी पॉलिसीज उसमें लिखेंगे कि इस चीज को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, हम कौन सी पॉलिसीज अपनाएंगे, क्या क्या प्रोग्राम चलाएंगे। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज चलाती है ना। मेरे को ये पढ़ाने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने आपको पॉवर्टी नहीं पढ़ाया, पॉवर्टी पढ़ा भी नहीं सकता मैं आपको क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं वो पढ़ाया होता, आप वो पढ़े होते, तो इतना मेरे को इसमें ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं होती, वो आप खुद ही समझ जाते हैं। गवर्नमेंट पॉवर्टी को कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाती है ना। या जैसे आपने, मैं एक का नाम लेता हूँ, शायद आपने इसका नाम सुना होगा, मनरेगा। सुना है? मनरेगा का नाम सुना है आपने? है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है कि आपको इतने दिन का, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए हम आपको इतने दिन का तो एम्प्लॉयमेंट देंगे ही देंगे। ऐसी आजकल की गवर्नमेंट ने बहुत सारी क्या चलाई हुई है। इनफैक्ट जो एक कोई तो बंदा है, बहुत ज्यादा नहीं पता मुझे उसके बारे में, लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रमोट करती है उस बंदे को।
और मतलब टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मुझे कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता उनके कि क्या है देश के अंदर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आपने अगर नाम सुना होगा तो बहुत सारी चीज देखना, तो करंट गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं इन्हीं भाई साहब के नाम पे चलाई है, ठीक है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इस तरीके से करके रोड के नाम भी रखे। इनफैक्ट अभी जहाँ पे मैं गया बता, उसके रास्ते में बिहार में पड़ता है एक मुगल सराय करके एक स्टेशन पड़ता है, उसका नाम चेंज करके उन्हीं के नाम पे रखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है, ठीक है ना। तो वो चीज, तो ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारी क्या चलाती है, योजनाएं चलाती है ना। यानी कि उन्हें हम प्रोग्राम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, है ना। प्रोग्राम टू, जैसे मैं पॉवर्टी पे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स है। कौन से प्रोग्राम्स है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, या जहाँ पे हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, ठीक है ना। वापस से देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, नहीं बोल रहे आप, इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो क्या करती है, अपने टारगेट सेट करती है। क्या करती है, टारगेट, केवल टारगेट सेट करती है, या ये भी बताती है कि टारगेट कैसे अचीव होंगे, वो भी बताती है कि टारगेट कैसे अचीव होंगे। एंड स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम बताते हैं, अपनी पॉलिसीज बताते हैं टू अचीव दोज टारगेट। कौन से टारगेट, जो एंड के पहले लिखे थे यहाँ पे, है ना, जो हमने सेट किए थे, विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कि इतने टाइम के अंदर हम इन टारगेट को अचीव करेंगे इन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के थ्रू। वापस से, इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे सेंट्रल अथॉरिटी अपने टारगेट फ्रेम करती है, टारगेट सेट करती है, और पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स स्पेसिफाई करती है उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक टाइम फ्रेम के अंदर। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे वो ऑब्जेक्टिव बोलता है, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड, है ना, उनकी कुछ कुछ बातें यहाँ पे आ रही है ना। जैसे टाइम वाला फैक्टर आ रहा है, हाँ बोलो ना, स्पेसिफिक आ रहा है कि क्या अचीव करना है, ठीक है ना। मेजरेबल की तो बात नहीं की इसने, रेलिवेंट की बात नहीं की, ठीक है ना। तो दो तीन चीजें यहाँ पे आ रही है, अचीवेबल, है ना, तो दो तीन चीजों की बात कर रहा है। फाइनली बिना देखे बोल सकते हो इंग्लिश में ही, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस के बाद बोलो, क्या बोला, हाँ बोलो, अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी लाइक नीति आयोग इन इंडिया सेट, हाँ सेट टारगेट या फ्रेम टारगेट, ऐसा लिखो, ठीक है ना। एंड स्पेसिफाई सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव द टारगेट विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। तो यस और नो तरीके से आप लिख सकते हो इसे, एक बार देख लो, पढ़ लो। आती है आपको बात समझ में। अच्छा, प्लानिंग क्यों कर रहे हैं हम, ताकि प्रॉपर क्या हो सके, मैनेजमेंट हो सके। हाँ, या तो आप ऐसा बोल सकते हो मैनेजमेंट करने के लिए प्लानिंग करते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि प्लानिंग कर रहे हैं तो मैनेजमेंट हो ही रहा होगा। वो यही बोल रहा है, द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, स्केर्स रिसोर्सेज। ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो इसलिए कर रहे हैं हम ताकि हमारे जो स्केर्स रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनका प्रॉपर क्या हो सके, मैनेजमेंट हो सके, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, वो वेस्ट ना हो। द रिसोर्सेज आर टू बी रेशनली यूटिलाइज, उन्हें हमें रेशनली क्या करना है, यूटिलाइज करना है, सो दैट द सोशल वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज, ताकि सोशल वेलफेयर को इंक्रीज किया जा सके, मैक्सिमाइज किया जा सके, अलोंग विद द जीडीपी ग्रोथ, साथ में किसके, क्योंकि अब तो आप इस लायक हो चुके कि जहां पे आप ये कह सकते हो कि जीडीपी का बढ़ना ही वेलफेयर नहीं होता। तो इसलिए उसने बोला कि सोशल वेलफेयर के साथ साथ जीडीपी को भी हम ग्रो करा सके, इस वजह से हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, यही उसका मेन फोकस है, ताकि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। इतनी बात में किसी को शक हो तो बताओ, आगे चल सकते हैं। आगे बोल रहा है प्लानिंग कमीशन। देखो जो आजकल जो नीति आयोग है ना, इन्होंने सिलेबस में भी नीति आयोग को डाला नहीं है, अभी क्या ही पढ़ा रहे हैं, प्लानिंग कमीशन ही पढ़ा रहे हैं, तो वो देखते हैं। अभी हमने जब इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ रहे थे, तो इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने किसकी बात की थी, सेंट्रल अथॉरिटी की बात की थी। किसकी बात की थी, आज के दिन में वो सेंट्रल अथॉरिटी चेंज हो चुकी है, लेकिन पढ़ा हमें अभी वही रहे, प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना।
तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेट्स वगैरह है कुछ, ठीक है ना। इसके बाद 5 ईयर प्लान और उनके ऑब्जेक्टिव चालू होंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर छोटा सा चैप्टर है और इसके अंदर मैं ये नहीं बोल सकता कि कौन सा टॉपिक आएगा, इसके अंदर सारे ही टॉपिक इक्वली रेलिवेंसी रखते हैं अपनी, बस शुरू के टॉपिक छोड़ दो तो जो रिपीटेड है 11th क्लास की, ठीक है ना, उनको ठीक है हमने पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन जो आजकल अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है और कवरेज ज्यादा रखता है। इनफैक्ट पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैक्रो के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है ना, लेकिन कवरेज उतनी रखती है 40 मार्क्स की, ठीक है ना, वहां पे तो पूरे मतलब बहुत ज्यादा स्कोप है। इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकेम अ रियलिटी विद द सेटिंग अप ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन 1950। वो कह रहे हैं कि भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात कर रहे थे अभी ऊपर, वो इकोनॉमिक प्लानिंग रियलिटी में कर पाए हम। भाई कोई तो संस्था चाहिए ना हमें जो वो प्लानिंग करेगी, तो वो कह रहे हैं कि किसके एस्टेब्लिशमेंट से वो हकीकत में कन्वर्ट हुई, या वो जो प्लानिंग कर पा रहे थे हम वो किसकी हेल्प से कर पा रहे थे, प्लानिंग कमीशन की हेल्प से। हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना की कब, 1950 में। 1 मार्कर क्वेश्चन कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई, उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 3-4 ऑप्शन देगा वो, 1947 से चालू करेगा और 51 तक जाएगा, और 2-3 ऑप्शन उसमें ऐसे होंगे तुम्हें लगेगा यार 1900, कुछ लोग जो पढ़ के नहीं जाएंगे उन्हें लगेगा 1947 में देश आजाद हो गया था, तो अपने लॉजिक लगाएंगे, तो तभी कर दिया वो इन्होंने उसकी स्थापना, तो भारत माता की जय, 1947 इज द राइट आंसर, नहीं, ठीक है ना। एकदम से आजाद होते ऐसे कोई ना भग लेते चलो ठीक है अब तो चीर देंगे फाड़ देंगे ठीक है, थोड़ा यार टाइम लगा समझने में कि हमारे साथ हादसा क्या हुआ था समझने में, है ना, थोड़ी खुशी भी थी कि हाँ यार चलो इन जालिमों के चंगुल से छूट मतलब छूट गए, छुटकारा मिला, पीछा छूटा इनसे, तो कुछ खुशी भी थी, है ना, तो 3 साल बाद वो सब कुछ करके आराम से चलो अब करते हैं प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में, और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान चालू हुआ था वो 1951 से चालू हुआ था, ठीक है ना। देखते हैं, वो कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में हुई थी। द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स हैड बिगन, क्या चालू हो चुका था, 5 ईयर प्लान का दौर चालू हो चुका था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई तो अब 5 ईयर प्लान चलेंगे, है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट अगले 5 सालों के लिए प्लान बनाती थी, है ना, जैसे मैंने गवर्नमेंट बजट में आपको बताया था ना, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो इन्हीं के अंदर प्लानिंग कमीशन में जो 5 ईयर प्लान बनते थे उन्हीं में गवर्नमेंट सेट करती थी कि अगले 5 सालों में हम कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करने वाले हैं, वही क्या होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, जो अभी उधर से हटा दिए टॉपिक को, ठीक है ना। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च फॉर अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1951, डेट भी याद करना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर चालू से ही क्या किया इन्होंने, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। कह रहे कि पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ 1 अप्रैल 1951 से लेकर, और कब तक चला वो, सिंपल सी बात है 31 मार्च 1956 तक। तुम कह रहे हो भैया फिर तो कोई डेट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखेंगे 1950 में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई, 1951 नए फाइनेंशियल ईयर से फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, उसके बाद हम 5-5 साल ऐसे लगा लेंगे उसके आगे ना, बीच में गड़बड़ हुई है, कुछ 5 ईयर प्लान ऐसे रहे जो पूरे 5 साल तक नहीं चल पाए, समझ में आ रहा है ना? तो डेट्स उसके लिए इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमें ना, वो पूछेगा ऐसे इतना आपको, इतना नहीं आपको परेशान करेगा, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ पे वो स्पेसिफिकली पूछेगा, वो मैंने कवर किया है नोट्स में, ठीक है। वो कह रहा है इन इंडिया, ये ध्यान से सुनना बच्चों, इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। चेयरपर्सन समझते हो आप, जो मीटिंग को चेयर करता है ना, अध्यक्ष बोल सकते हो आप उसे, नहीं समझता आपको, अभी जैसे क्या हो रहा है कि बच्चे लोगों, लेट सपोज, नहीं समझता, अभी क्या है ना कि हम लोगों की मीटिंग हो रही है, सारे लोग अगर उधर ही एक ही पोजीशन वाले होंगे, समझ में आ रही ना, तो आपस में एक दूसरे को, है ना, आपस में बजेगी ना उनकी, तो ऐसा होना कोई सुनेगा नहीं। कभी भी तुम देखना, कभी तुमने उसमें देखी होगी कोई रिलीजियस मीटिंग होती है, आपके मंदिर मस्जिद में मीटिंग होती है ना, या कोई भी इंस्टीट्यूशन में, इनफैक्ट आप कभी यहाँ से बाहर निकल करके जब आप कॉर्पोरेट्स की मीटिंग देखोगे, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है या बाकी कोई बोर्ड मीटिंग होती है, तो सब में चेयरपर्सन रहता है, चेयरमैन भी बोल सकते हो उसे, क्या बोल सकते हो, जो मीटिंग को चेयर करता है। अरे लोकसभा में नहीं होता है क्या, लोकसभा की प्रोसीडिंग तो देखी होगी आपने, वो जो सामने बंदा बैठता है जैसे ओम बिरला, ज्यादातर जो चेयर करता है,
समझ में? बाकी दूसरे लोग भी करते हैं, कभी कभी ऐसा देखा होगा तुमने। तो जैसे ओम बिरला क्या कर रहा है, वो उधर बैठा है अलग, बाकी सब सामने बैठे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी हो सामने बैठा है, लेकिन जो उस टाइम पे मीटिंग का अध्यक्ष है, जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है, वो सामने हुए, उसकी बात सब सुनते हैं, भले ही सामने कौन भी हो, प्राइम। हालांकि उस टाइम पे ना, उस टाइम पे जो चेयरपर्सन है वो बड़ा है, भले ही सामने कौन भी हो, प्राइम मिनिस्टर, उसकी बात सब मानेंगे। उसने बोला बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उसने बोला खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, ठीक है ना, वैसा। अगर अरे नहीं तो तुमने देखा हो ना, अरे तुम कभी देखो ना, लोकसभा की प्रोसेस में सारे हु करते हैं वो, कभी कुछ हो जाए तो कभी देखना कि वो मतलब ऐसा वो इधर ऐसे ठप 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 करते हैं कि, और कुछ भी किसी ने कुछ बोला तो दो चार तो मतलब उसमें बैक बेंचर्स होते हैं। नहीं कभी, इसमें एक वो जेपी नड्डा की बहुत वीडियो वायरल हो रखी है, वो हु करना चालू कर देते हैं। ठीक है ना, अगर चेयरपर्सन नहीं होगा तो भाई उन्हें रोकेगा कौन, वो तो कुछ भी करेंगे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है, अब मतलब होता है क्या, होता था, क्योंकि अब तो प्लानिंग कमीशन ही नहीं रहा। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्राइम मिनिस्टर क्या होता था, चेयरपर्सन होता प्लानिंग कमीशन का। The 5-year plans have taken care to ensure that the weaker sections of the population benefit from the economic progress of the country। कितनी अच्छी बात लिखी है, पढ़ सकते हो क्या आप इसे, पढ़ो वापस से, डाइजेस्ट करने की कोशिश करो क्या लिखा है। नमन भैया तुम्हें नहीं आती क्या, आती है बेटा, एक बार तुम तो पढ़ लो। जो 5-year प्लान्स है वो क्यों बनाए गए थे, ताकि जो हमारी सोसाइटी के, हमारे देश का जो वीकर सेक्शन है उनको भी बेनिफिट मिल सके। किससे, फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। मतलब अगर जीडीपी की ग्रोथ हो, जीडीपी बढ़े, तो उससे ऐसा ना हो कि कुछ ही फैमिलीज को फायदा पहुंचे। 5-year प्लान बनाने का मकसद ये था कि जो हमारे देश का जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उनको भी क्या पहुंचे, फायदा पहुंचे। अगेन फिर वही बोलूंगा, क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि सबका वेलफेयर हो रहा होगा, अमीरों का ही वेलफेयर होता है, जो अमीर है बस उसका ही वेलफेयर हो रहा है, गरीबों का वेलफेयर नहीं होता है। तो दैट्स वाई इसको बनाया ही इसलिए गया है। हालांकि इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो आगे प्रॉपर लिखे हुए हैं, जो एग्जाम में मतलब लगभग लगभग देखने मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। मुझे बताओ ये वाला बुलेट समझ में आ गया सब बच्चों को। आगे, द प्लानिंग कमीशन हैज नाउ बीन अबोलिश्ड। तो यहाँ पे चेंज करना है, क्या हुआ, द प्लानिंग कमीशन हैज नाउ बीन अबोलिश्ड इन February 2015। पावन महीने में, 2015 के पावन महीने में किसको खत्म कर दिया गया, देख रहे हो, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया, और लेके आया गया नीति को, किस मतलब सॉरी नीति आयोग को। किसको, पावन महीने में, भैया पावन महीने में तो चेंज होता ही है। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। इसको किससे रिप्लेस किया, नीति आयोग से रिप्लेस किया, और उसकी लॉन्ग फॉर्म है, नीति गलत मत समझना आप, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वैसे खिलाड़ी आदमी है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है ना, कुछ भी बिल्कुल नया ही कुछ ही लेके आते हैं, नीति नीति को लेके आए, बताओ, ठीक है ना। कह रहे प्लानिंग से काम नहीं चल रहा है, किसको लेके आओ, नीति को लेके आओ। अरे काम वही है इनका भी, बस नाम नाम चेंज हुआ है, ठीक है ना। द रोल ऑफ नीति आयोग इज टू मेक सच पॉलिसीज। नीति आयोग का काम भी यही है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, देखो कितने अच्छे शब्द लिखे हैं, पढ़ के भी थोड़ा मन से खुश होता है, दैट एक्सीलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। जो क्या करेंगे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो पेस है, पेस बोले तो स्पीड, उसको क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे। क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड को तेज करने का काम किसका था, नीति आयोग का। ये ऐसी पॉलिसीज बनाते थे जिनसे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो क्या होती थी, तेज होती थी, ठीक है ना, होती थी या होती है, क्योंकि अभी भी नीति आयोग चलता है। ईच 5-year प्लान हैज सम बेसिक गोल्स। हर एक 5-year प्लान के अपने कुछ बेसिक गोल्स होते थे, ठीक है ना, विच आर गिवन एज अंडर। देखो एक तो क्या होते थे, हर एक 5-year प्लान के कुछ जनरल गोल्स होते थे, वो जनरल गोल्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब लगभग लगभग हर बार पूछता है कि व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5-year प्लान्स। तो ये आपको लिखना है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन,
सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ये तो है जनरल, क्या है, बेसिक बोल सकते हो आप। लेकिन हर एक 5 ईयर प्लान में कुछ स्पेसिफिक गोल्स भी होते थे। जैसे मान लिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान है या सेकंड 5 ईयर प्लान है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दिया। किस पे ज्यादा ध्यान दिया, मतलब ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी ये तो रहेंगे ही, लेकिन उसका मेन फोकस किस पे था, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने पे, सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट करने पे। बात समझ में आ रही है। तो हर एक 5 ईयर प्लान के अपने अपने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी रहे हैं और जनरल ऑब्जेक्टिव तो लिखे हुए। समझ में आती है आपको। चलो देखते हैं। पहला है ग्रोथ। 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करना, इंश्योर करना कि देश की ग्रोथ होएगी या नहीं होएगी, या किन सेक्टर में हमें पैसा लगाना है वगैरह वगैरह। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन प्लान। सबसे बेसिक जो मकसद था 5 ईयर प्लान बनाने का वो ये था कि ताकि हमारे देश की क्या हो, तरक्की हो, हमारी इकोनॉमी क्या करे, ग्रो करे। क्योंकि यार बहुत गंदे गंदे टैग लगे हुए थे ना हमारे ऊपर, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, ठीक है ना, कितने भारी भरकम, तुम सुनने में भी कितना ऐसा कितना भारी भरकम लगता है ना। कौन सी स्टैग्नेटेड इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठीक है ना, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, डिप्लीटेड इकोनॉमी, बताओ कितना गंदा टैग है, डिप्लीटेड इकोनॉमी, ठीक है ना। तो 5 ईयर प्लान का यही मोटिव था कि सबसे पहले तो हम क्या करा पाए, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा पाए, और ये जो टैग लगे हैं ना, ये टैग हम हटा करके अच्छे अच्छे टैग लगाए। ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी। ग्रोथ का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रोथ का मतलब है कि ताकि जो कंट्री की जो मतलब जो कंट्री की कैपेसिटी होती है टू प्रोड्यूस, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें इंक्रीमेंट हो। सारे बच्चों को पता है जीडीपी दो तरीके से बढ़ती है, बोल दो ना, अरे बोल दो ना। एक तो प्राइस की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से नहीं, एक तो प्राइस की वजह से और एक क्वांटिटी की वजह से। यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी तो क्वांटिटी से ही रिश्ता रखती है ना। तो कह रहे हैं कि ग्रोथ का मतलब है कि ताकि कंट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, दैट इज जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ ओनली बिकॉज ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहा है। आज समझ में आती है। वापस से पढ़ो दोनों बुलेट, फिर आगे मॉडर्नाइजेशन। ग्रोथ सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान का। ग्रोथ का मतलब है देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, यानी कि आप ये बोल सकते हो जीडीपी को ग्रो कराना, है ना, किसकी वजह से, आउटपुट की वजह से। ना कि ऐसा नहीं कि देश के अंदर इन्फ्लेशन कर दो वो ग्रोथ है, ठीक है ना, जीडीपी को बढ़ा दो विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लेशन ना, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। पहले ही हम बहुत गरीब थे, उल्टा अगर इन्फ्लेशन होगी तो और गरीब हो जाएंगे। समझ में आती है आपको बात। नेक्स्ट है बच्चों मॉडर्नाइजेशन। क्या है मॉडर्नाइजेशन, नमन भैया, मतलब ऐसा है क्या, क्या उन्होंने बोला कि जेल वेल लगा के सेट हो जाओ हाँ, मेकअप वेकअप करके वो मॉडर्नाइजेशन था ना। मॉडर्नाइजेशन था जो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उसे हमें इम्प्लीमेंट करना था। जो सोच हमारी पुरानी थी उस सोच को नया करना था। बात समझ में आ रही है। ये मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि जेल लगा लो, मेकअप कर लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो तो हम मॉडर्न बन जाएंगे ना। सोच चेंज करनी थी, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्टिव था। इंडियन प्लानर्स हैव ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। जो इंडियन प्लानर्स थे, जो प्लानिंग करने वाले थे, उनका हमेशा से मानना रहा है कि इंडियन सोसाइटी को जरूरत है किसकी, मॉडर्नाइजेशन की, टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ताकि हम लोगों को क्या कर पाए, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो रेज कर पाए। मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इसमें दो चीज है, ठीक है ना, एमसीक्यू पूछ सकता है कि मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है ना, ऐसे बहुत ए एंड बी करके भी ऑप्शन देगा आपको वो। तो अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यहाँ पे किसको अडॉप्ट करने की बात की गई, क्योंकि हमारे पास तो थी ही नहीं कुछ भी, ना प्राइमरी सेक्टर में ना सेकेंडरी में, टर्शरी की तो अभी तक कहीं चर्चा भी नहीं हुई, ठीक है ना। और दूसरा चेंज इन सोशल आउटलुक, और हमारे सोशल आउटलुक में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मतलब कुल मिला के हमारी सोच में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। सोसाइटी का जो सोशल आउटलुक है वो क्या हो, चेंज हो, प्लस
अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर ये दो चीजें। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस। जैसे मोदी जी बात करते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो। अभी तक तो हम किसके ऊपर डिपेंड थे? ब्रिटिशर्स के ऊपर, है ना। उन्होंने हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई वगैरह वगैरह, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब इंडियन प्लानर्स ने 5 ईयर प्लान के अंदर बात की कि हमें क्या करना है, भारत के अंदर ही बनाना है ना। मतलब ये बहुत पहले से है। मोदी जी ने तो जस्ट एक स्लोगन दे दिया कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कंज्यूम इन इंडिया वगैरह वगैरह। लेकिन 5 ईयर प्लान्स का ऑब्जेक्टिव ही रहा है कि ताकि हम क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ रिलायंस। इसके फायदे होते हैं बच्चों। अभी तुम आत्मनिर्भर, ये देखो हंसना लायक, इधर देखना, नीचे ऐसे ऐसे करके हंसता है। मतलब इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है तो सबको डिस्काउंट करके मजाक में लेके आता है। सेल्फ रिलायंस से फायदा क्या होता है? जिन बच्चों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है वो समझ पाएंगे। अगर हम कोई प्रोडक्ट को बाहर से मंगाते हैं, माने इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज। क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज। जब हमारे पास से जाता है, ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, क्योंकि फॉरेन करेंसी हमारे पास से जा रही है। हाँ बोलो ना। अच्छा, लेकिन अगर हम भारत के अंदर ही क्या करेंगे, प्रोडक्शन चालू करेंगे, तो जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो पहले बाहर जा रहा था, वो अब जाएगा या नहीं जाएगा? और ये अच्छी बात है बुरी बात है? एक बात। और दूसरी अच्छी बात ये है कि जो हमेशा हमें ये सोचते थे कि हम उनके टुकड़ों पे पलते हैं, अब बदल गए, बीत गए वो दिन, ठीक है ना। अब जाके थोड़ा होश में आ जाना, दिमाग को सही कर लेना। अब तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पलेंगे। अब वो हमेशा चाहते थे ना कि हमारे ऊपर क्या रहे, दूसरी भाई, दूसरी कंट्री के ऊपर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो दूसरी कंट्री के ऊपर क्या बढ़ती है? डिपेंडेंसी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? जब हम सेल्फ रिलायंस वाले कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो एक तो हमारा फॉरेक्स बचेगा, और दूसरा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी नहीं रहेगी। वो हमारे साथ कुछ भी नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो वो चीज है। द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि हमें हमारी इकोनॉमी को क्या बनाना था? सेल्फ रिलायंट बनाना था, है ना, ताकि किसी के ऊपर हम डिपेंड ना रहे। सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशंस मींस ओवरकमिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल असिस्टेंस। यानी कि सेल्फ रिलायंस का मतलब था कि बाहर वालों से हम किसी भी प्रकार की हेल्प ना ले, जितना कम हो सके, है ना। जो जरूरी है वो तो ठीक है, बाकी कोई भी अगर हम ऐसा लग रहा है कि हम भारत में क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उन ऑपरेशंस को, तो फिर बाहर वालों की हमें जरूरत ना पड़े। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये है। इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। यानी कि हम भारत में डेवलपमेंट करें, भारत में डेवलपमेंट करें, भारत का डेवलपमेंट करें, और भारत के रिसोर्सेज से ही करें। दिस इज नेसेसरी। ऐसा करना जरूरी था। टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी। किसको कम करने के लिए? फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। एंड अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। और किसको कम करने के लिए? भाई दूसरे, एक बात बताओ, मान लिया आज मैं आपसे बहुत सारे डीलिंग करता हूँ, ठीक है ना। बात बात पे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, यार मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो, तो मेरी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर आ गई कि नहीं आ गई? तुम मेरे से गलत काम भी करवा सकते हो, करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो? मैं तो एहसान के तले दब जाऊंगा आपके, मैं मना भी नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? तो यही तो कह रहा है कि जब हम किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो उनका इंटरफेरेंस हमारे जो होम अफेयर्स होते हैं, हमारे इंटरनल मसले होते हैं, उनमें भी आ जाता है। बात समझ में आ रही है? मान लिया मेरे फैमिली में कुछ चल रहा है, और मैं तुम्हारे से हेल्प लेता हूँ, मतलब कुछ कुछ हेल्प लेता हूँ, है ना। मान लिया मैंने तुम्हारे से पैसे उठा लिए, लोन ले लिया, तुमने मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। अब तुम मेरे पर्सनल जो मैटर्स है, मेरे फैमिली वाले मैटर्स है, उसमें भी क्या करने लगे, इंटरफेयर करने लगे। बताओ क्या मतलब है? समझ में आ रही है ना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक चीज यहाँ पे लिखी नहीं है, जो मैंने आपको बताया था। इससे जब हम सेल्फ रिलायंट बन जाते हैं, तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ से जाता नहीं है, तो उससे हमारा जो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना, डॉलर के लिए या बाकी दूसरी करेंसी के लिए, तो वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। क्या रहता है? मेंटेन रहता है। एक और फायदा बताऊं इसका, भारत के लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? अब ये मत बोलना कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सेल्फ रिलायंट बनने के क्या फायदे हैं, तो तुम मेरे को बोलो तुमने तो एक लाइन में बोला कि डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। 3 4 5 फायदे बता दिए मैंने आपको। डिपेंडेंसी कम होगी, इंटरफेरेंस कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा मेंटेन रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स है वो प्रमोट होंगे। समझ में आ रहे हैं ना? तो बहुत सारे इसके फायदे रहेंगे।
हाँ बोलो ना। नेक्स्ट है बच्चों इक्विटी। क्या है? इक्विटी। ये इक्विटी बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पढ़ाया था फ्यूल का, ठीक है ना। इक्विटी का मतलब है जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट। क्या है? और ये देखो, इक्वालिटी में और इक्विटी में बच्चे लोगों को फर्क होता है। भाई ये इमेज बिना कुछ कहे सब कुछ कह रही है। एक बार देख लो, पहले भी दिखाई हुई है मैंने आपको जब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बिजनेस में पढ़ाया था। इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हम, इक्विटी की बात कर रहे हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इक्विटी का मतलब होता है जस्ट एंड फेयर। जो मकसद था वो मकसद अचीव हो पाया या नहीं हो पाया। तीनों को अगर इक्वल रिसोर्सेज दोगे तो सोसाइटी के अंदर बहुत अमीर लोग भी है, मिडिल क्लास भी है और गरीब लोग भी है। तुम सबको इक्वल दे दोगे, अमीर तो पहले ही कैपेबल था, ये इमेज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अमीर तो पहले कैपेबल था तो उसे उसको फ्रूट मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये कौन रह गए? जो मिडिल क्लास वाले हैं और जो लोअर क्लास वाले हैं, ये ऐसे ही बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है ना, और रह गए ऐसे ही। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत किसको थी? देखना इक्विटी में, देखो सबसे ज्यादा जरूरत किसको थी? लोअर क्लास को। उसको रिसोर्सेज क्या दिए? ज्यादा दिए, ठीक है ना। और उससे कम जरूरत किसको थी? मिडिल क्लास को, तो रिसोर्सेज उसे कम दिए। और सबसे कम जरूरत किसको थी? बोलो किसको? जो अपर क्लास थी सोसाइटी की, है ना। अल्टीमेटली मकसद वहीं पे अचीव हो रहा है, वो इक्विटी है, वो है जस्ट एंड फेयर। जस्ट एंड फेयर, ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब सबको समान रिसोर्सेज दे दो बराबर से। इक्विटी का मतलब होता है जिसको जितनी जरूरत है उतनी दो। समझ में आ रही ना बात? तो ये चौथा मकसद था किसका? किसका बोलो ना। टॉपिक किसके ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, भूल तो नहीं गए आप? 5 ईयर प्लान के पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ। दूसरा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में दो चीजें बताओ, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और चेंज इन द सोशल आउटलुक, ठीक है ना, ऑफ सोसाइटी। मॉडर्नाइजेशन हो गया तीसरा, सेल्फ रिलायंट, और चौथा इक्विटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ध्यान से सुनना बच्चों, तुमने इकोनॉमी की ग्रोथ करा ली, तुम मॉडर्न भी हो गए, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, ठीक है ना, और तुम सेल्फ रिलायंट भी हो गए। क्या भी हो गए? लेकिन तुम इक्विटी नहीं लगा पाए देश के अंदर, मतलब तुम इक्विटी को प्रैक्टिस नहीं कर पाए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय अवॉइडिंग द इक्विटी? कोई इसका फायदा है? कोई इसका फायदा नहीं है। वो जो तीन चीजें हैं वो मायने जब भी करती है जब आप इक्विटी को लेके आते हो। किसको लेके आते हो? इक्विटी। इक्विटी नहीं है तो फिर वही है ना, कुछ ही फैमिली है उन्हीं के तो क्या होगा? भला होगा, है ना। उन्हीं के लिए ग्रोथ हो रही है, वे ही सेल्फ रिलायंस, वो मतलब वो ही सेल्फ रिलायंट हो जा रहे हैं, वो ही मॉडर्न हो रहे हैं। गरीब तो जैसा था वैसा ही है ना। तो इक्विटी को भी लेके आना जरूरी था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस आर नॉट सफिशिएंट। केवल ये तीनों ही काफी नहीं है टू इंप्रूव द काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल आर लिविंग। जो हमारे देश के लोग जो जीवन जी रहे थे उसको इंप्रूव करने के लिए केवल तीनों चीजों का होना ही काफी नहीं है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू एंश्योर दैट, तो हमारे लिए ये भी जरूरी था, द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आर अवेल्ड। जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो मिल रही थी हमें उन तीन चीजों को प्रैक्टिस करके, वो किसको भी अवेलेबल हो, बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो सभी सेक्शन को अवेलेबल हो, दैट इज रिच एज वेल एज पुअर। तभी तो उसका फायदा होगा ना। तो ये चीज है। तो चार ऑब्जेक्टिव कौन कौन हुए जल्दी से बोलो? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट और इक्विटी, ठीक है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट बच्चों, ये मैंने इस बार ऐड किया है, ये आपके उसमें नहीं मिलेगा, आपको आपके नोट्स में नहीं मिलेगा। और ये हुआ, मतलब ये कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, ये मैंने नोट्स में तो कवर किया नहीं था, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ कि कल एग्जाम में पता नहीं अंदर से मन आया कि यार ये टॉपिक पता नहीं पूछ सकते हैं। और आप देखोगे तो टेलीग्राम पे जाके स्क्रॉल करोगे तो एक डेट में पड़ा होगा, उसके नेक्स्ट डे ही एग्जाम था। तो मैंने टेलीग्राम पे बच्चों को, मतलब उधर जो क्लास में डाउट्स पूछने के लिए आए थे बच्चे, तो उनको कराया टॉपिक और नेक्स्ट डे ही ये टॉपिक एग्जाम में, ठीक है ना। और पूरी 6 नंबर की केस स्टडी थी, 4 नंबर का जो था वो इसी में से पूछा हुआ था, 2 नंबर थोड़ा अलग थे, वो उसमें से केस स्टडी में से पता चल जाता। तो थोड़ा दिल को एक सुकून सा मिला कि चलो यार आज करा कल आ गया।
तो थोड़ा रिस्क को कवर करते हुए तो ये मैंने क्या किया है, ऐड किया है महालानोबिस प्लान। ठीक है, इसके बारे में शायद इस बार ना पूछे, लेकिन क्योंकि एक बार पूछ चुके हैं तो इसका मतलब आगे भी पूछ सकते हैं, है ना। इस बार नहीं लगता मुझे पूछेंगे क्योंकि पिछली बार पूछ चुके हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। देखो हमारे यहाँ पे जो प्लानर्स हुए, कौन हुए, प्लानर्स हुए, ठीक है ना। ये प्रोफेसर का नाम देखो इधर लिखा हुआ है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस। ठीक है ना जैन साहब। हाँ जी। तो कह रहे हैं कि उनको प्यार से बोलते हैं, ऐसा एक्रोनियम में बोलते हैं पीसी महालानोबिस। ठीक है ना, प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। ये जो है ना, इन्होंने किस पे फोकस किया, इनका कंट्रीब्यूशन किस में था, सेकंड 5 ईयर प्लान में। किस में था, सेकंड 5 ईयर प्लान में। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि सेकंड 5 ईयर प्लान में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। किसकी ग्रोथ की बात की गई, तो तुम बोलोगे भैया व्हाट अबाउट ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। बेटा ये तो बेसिक गोल्स है हर एक 5 ईयर प्लान के, ये तो बेस में चलेंगे ही चलेंगे, है ना। लेकिन मैंने बोला कि कुछ मतलब हर एक 5 ईयर प्लान का कुछ स्पेसिफिक भी होता है, वो स्पेसिफिक अब इसमें बताएंगे, और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना। सामने अंकल की वो भी लगी हुई है, इमेज भी लगी हुई है। तो देखते हैं जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, ऐसा पूछ सकते हैं कि आपको एक नंबर में कि सेकंड 5 ईयर प्लान किस नाम से जाना जाता है, तो महालानोबिस प्लान के नाम से जाना जाता है। महालानोबिस प्लान वाज इंडिया सेकंड 5 ईयर प्लान। ये कौन सा प्लान था, इंडिया का सेकंड 5 ईयर प्लान था, जो 1956 से 1961 तक चला। 51 से 56 फर्स्ट, और 56 से 61 पांच पांच ईयर थे ना, पूरे 5 के 5 साल वैसा। प्रपोज्ड बाय, इसे किसने प्रपोज किया था, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस ने। ठीक है ना। दिस प्लान गेव प्रायोरिटी टू इन्वेस्टमेंट गुड्स, यानी कि कैपिटल गुड्स। ये प्लान की प्रायोरिटी क्या थी कि देश के अंदर कैपिटल गुड्स होने चाहिए, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ आनी चाहिए। ठीक है ना। दिस प्लान गेव प्रायोरिटी टू इन्वेस्टमेंट गुड्स एज दे वर क्रूशियल फॉर फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों क्यों क्यों, वो कह रहे हैं कि कैपिटल गुड्स की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट गुड्स समझ रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट गुड्स बोले तो कैपिटल गुड्स, क्योंकि कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट गुड्स से ही फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ को एंश्योर कर सकते हो। कैसे बताना, मशीनरी होगी तो ही तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा ना। भाई कंज्यूमर गुड्स कब बनेंगे, जब मशीनरी होगी, कैपिटल गुड्स होंगे, इन्वेस्टमेंट गुड्स होंगे। तो वही बोल रहे हैं एज दे वर क्रूशियल फॉर द फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, इट ब्रिंग्स द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द कंट्री। अगर वो ऐसा पूछे कि कौन से 5 ईयर प्लान ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया कंट्री के अंदर, एक एक नंबर में पूछेगा, पूरा टॉपिक तो नहीं पूछेगा इस बार, एक एक नंबर में पूछ सकता है। तो क्या बोलेंगे आप, सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान को किस नाम से जाना जाता है, महालानोबिस प्लान के नाम से। ठीक है ना। द प्लान एक्सप्लोर्स द एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये प्लान ने क्या बताया, ये प्लान ने प्रपोज किया कि हमें जो देश का जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है, वो अलग अलग सेक्टर में करनी है। किसमें करनी है, अलग अलग सेक्टर में, बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ताकि हर एक सेक्टर की हम क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। ऐसे नहीं कि हम टेक्सटाइल में चल रहे हैं तो टेक्सटाइल में चल रहे हैं, है ना, या हम उसमें फर्नीचर वगैरह में चल रहे हैं उसमें, तो हर एक सेक्टर में प्रॉपर एलोकेशन करने की बात की गई इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, द मेन रीजंस फॉर हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा आर। वो कह रहे हैं कि मेन रीजन क्या थे कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, हाई रेट से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा आर। नहीं समझा, देश के आजाद होने के 2 दशकों तक, एक दशक में 10 साल, डिकेड जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कि आप ऐसा मानो कि लगभग लगभग 1950 के बाद से अगर आप बात करो तो लगभग 1970 तक, तो 1970 तक जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हाई ग्रोथ रही, उसके रीजन क्या थे, रीजन यही था कि 1956 से 1961 तक किस पे फोकस किया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया गया, कैपिटल गुड्स पे फोकस किया गया। तो ग्रोथ तो होनी थी, हाई रेट से ग्रोथ तो होनी थी। अब उसमें क्या क्या चीजें थी वो यहाँ पे बता रहा है, उसके रीजंस बता रहा है। ठीक है ना। चलो बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने पूरा स्टडी करके बिल्कुल एज इट इज जो लिखा है ना, ये बिल्कुल एज इट इज डिक्टो वर्ड किसमें छपे थे, बोर्ड के एग्जाम में छपे थे। आपके पास अगर हो, ये मेरे टेलीग्राम पे पड़ा हो तो आप देख लेना।
ठीक है ना। उनमें से मैंने बहुत अच्छे से इन्हें अरेंज करके बहुत अच्छी सी एमटी बनाने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो वापस से देखो, एक बार लास्ट वाला बुलेट पढ़ो, कौन से वाला, ताकि आपको जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वो समझ में आए। द मेन रीजन, अभी रीजन पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, किसके रीजन पढ़ रहे हैं, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हाई रेट से रही उसके रीजन पढ़ रहे हैं। कब, जो कब रही है, भारत के आजाद होने के 20 सालों तक जो हाई रेट रही है किसमें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, तो उसके रीजन देख रहे हैं। पहला, द पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन इज सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक सेविंग्स एंड द इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम अब्रॉड। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो बात की गई वो बात की गई डोमेस्टिक सेविंग्स की, कि हम सेकेंडरी सेक्टर को या जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम जो कैपिटल गुड्स इंस्टॉल करा सकते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, वो कैसे कर सकते हैं कि हम जो कमा रहे हैं पहले हमें डोमेस्टिकली क्या करनी पड़ेगी, सेविंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, और क्या किया गया, एनकरेज किया गया बाहर से कैपिटल को, इन बाहर से जो कैपिटल का इनफ्लो था उसको क्या किया गया, एनकरेज किया गया। कुछ पैसा हम बचाएंगे, कुछ देश के बाहर से पैसा लेकर के आएंगे, जो सारा का सारा पैसा जो हमने बचाया जो बाहर से आया वो कहाँ पे लगेगा, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में लगेगा जो पैसा। एक रीजन। एक बात बताओ, जब हम पैसा सेव करके वो करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपेक्स करेंगे, क्या करेंगे, कैपेक्स करेंगे, तो देश की ग्रोथ नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो वही तो बोल रहा है कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन की स्पीड को बढ़ाया गया, और उसको कैसे बढ़ाया गया, उसके पीछे सपोर्ट दिया गया, एक तो डोमेस्टिक सेविंग का, और बाहर से जो पैसा लाया गया वो भी सब किस में लगाया गया, सेकेंडरी सेक्टर में लगाया गया। एक बात। दूसरा, growing demand for a variety of new product on the part of the urban consumers and the relatively better off sections of the society। सुनो ये क्या कह रहा है, कह रहे कि growing demands for a variety of new product, जो डिमांड क्या हुई, ग्रो हुई, ठीक है ना, फॉर अ वैरायटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट के लिए, है ना, क्योंकि देश आजाद हुआ था, लोगों को धीरे धीरे क्या उन्होंने डिमांड करना चालू किया, तो जो डिमांड ग्रो हो रही थी किसके लिए, नए नए प्रोडक्ट के लिए, ऑन द पार्ट ऑफ द अर्बन कंज्यूमर, जो जो डिमांड कहां से रेज हो रही थी, अर्बन कंज्यूमर से, ठीक है ना, एंड द रिलेटिवली बेटर ऑफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बेटर ऑफ सेक्शन मतलब जो अच्छा कुछ कर रहे हैं, है ना, जो एक एटलीस्ट एक रीजनेबल लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसे बोलते हैं बेटर ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो उससे जो डिमांड रेज हुई, है ना, उससे जो क्या हुई, डिमांड, अब जब डिमांड रेज हुई, है ना, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो फिर हम बाहर से क्यों लेके आए, जबकि किसका ऑब्जेक्टिव भी है, 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव भी है क्या, सेल्फ रिलायंस, क्या है, सेल्फ। तो क्यों दे, जब यार डिमांड आ रही है तो देश में ही क्यों ना प्रोडक्शन करें हम। एक तो ये चीज है कि चलो ठीक है हम पैसा सेव कर लेंगे, वो पहले वाले पॉइंट बोला, पैसा सेव कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो बाहर से ले आएंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ठीक है ना। अगर हमने कर दी तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है अगर डिमांड नहीं रेज हो रही है। तो वो कह रहा है जब डिमांड रेज हो रही है अर्बन कस्टमर से, है ना, या जो कौन से सेक्शन है, बेटर ऑफ सेक्शन है सोसाइटी के, जब उनसे डिमांड रेज हो रही है तो क्यों ना करें हम इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को प्रायोरिटी पे लिया, किस पे लिया, प्रायोरिटी पे लिया। दो रीजन मुझे बताओ, जो हाई रेट रही इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, है ना, आजादी के 20 सालों, आजादी के बाद 20 सालों तक, वो उसका पहला रीजन बताओ। अगर मैं ये बोल दूं पहला पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है वो पहले बोल दूं तो ज्यादा शायद समझ में आ सकता है, लेकिन एमटी के हिसाब से मैंने एडजस्ट किया, कोई बात नहीं, पहले दूसरा पॉइंट पहले बोलो समझने के लिए। हाई रेट क्यों रही, हाई ग्रोथ क्यों रही, क्योंकि डिमांड आ रही थी, डिमांड आ रही थी, अब बाहर से लेके आएंगे हम, जब डिमांड आ रही है तो इधर ही प्रोड्यूस कर लो ना। तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, सेव कर लो पैसा, क्या कर लो, पैसा, पैसों की कमी पड़ रही है तो बाहर से ले आओ पैसा, है ना, बाहर से लोन लेते भी तो है हम, बाकी और असिस्टेंस भी तो लेते हैं, तो बाहर से ले लो पैसा। दो पॉइंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, तीसरा पॉइंट है मेकिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्लानिंग। और सेकंड 5 ईयर प्लान में वही किया गया, वो कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसे मेन ऑब्जेक्टिव बना लो ना तुम। चार तो तुम्हारे बेसिक गोल्स है ही है 5 ईयर प्लान के, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है तुम सारा फोकस ही किस पे लगाओ, उस पे लगाओ, ये प्लान को तुम उसी के नाम से लॉन्च कर दो ना, सेकंड 5 ईयर प्लान को, ठीक है ना। तो ये वो बोला कि मेकिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्लानिंग। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या बनाया गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बनाया गया, ठीक है ना। और जितनी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्लानिंग वगैरह थी वो सब किसके लिए की गई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। तीन बातें। चौथा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट आर बीइंग मेड टू सपोर्ट कैपेसिटी क्रिएशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बहुत जबरदस्त क्या की गई, इन्वेस्टमेंट की गई,
जो पैसा सेव किया था अब उस पैसे को लगाना भी तो था, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट की गई इसमें, किसको सपोर्ट करने के लिए, जो हमारे आउटपुट, जो कैपेसिटी, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है ना। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, ज्यादा तवज्जो, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन को दी गई, है ना। जो भी मतलब जो भी पॉलिसीज बना रहे थे हम, वो पॉलिसीज का अल्टीमेट जो एंड पॉइंट है वो क्या ही निकल के आ रहा था कि उनसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ये सारी चीजें किस में अवेलेबल थी, सेकंड 5 ईयर प्लान में अवेलेबल थी, जिससे कि क्या हुई, हाई रेट ऑफ ग्रोथ हुई। समझ में आ रही है। एमटी देखना, एसजी का मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूज इन्वेस्टमेंट को एम्फेसाइज करना था, तो क्या हुआ, तुम बोलो ना, यानी लिखा हुआ है, मैं वापस से बोलता हूं, मैं एक पार्ट बोलता हूं इसका, तुम आगे की कहानी पूरी करना, ठीक है ना, तुम्हें समझ में आएगा। सारे बच्चे थोड़ा दिमाग लगा के सोचना। एसजी बोले तो स्टेट गवर्नमेंट, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का था, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को थोड़ा सेट करना है माइंड में, ठीक है ना। एसजी का मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूज इन्वेस्टमेंट को एम्फेसाइज करना था, तो क्या हुआ फिर इससे, तुम बोलो ना, वेरी गुड बोलो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, लो रेट से हुई, हाई रेट से हुई। वंस अगेन, एसजी का मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूज इन्वेस्टमेंट को, जब उनका ऑब्जेक्टिव ह्यूज बड़ी इन्वेस्टमेंट को एम्फेसाइज करना था, तो इससे क्या तो होती ही, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती, जो किसमें, जो मेन फोकस कौन से वाले प्लान पे था, सेकंड 5 ईयर, जिसका नाम क्या था, मालानोबिस प्लान। किसने दिया, किसने बताया था इसके बारे में, हाँ, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मालानोबिस। बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, ये कब से चालू हुआ सेकंड 5 ईयर प्लान, 1956 टू 1961। इतनी बात समझ में आती है भाई, पुराना आदमी है, ऐसे कोई ना है ना। हाँ जी, चलो, S4, सारे बच्चे बोलो, S4 सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड इनफ्लो फ्रॉम एब्रोड। बात समझ में आ रही है। अच्छा, SG, G स्टैंड फॉर ग्रोइंग डिमांड। SG का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या बनाया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बनाया। बात समझ में आ रही है। एसजी का मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूज इन्वेस्टमेंट, फिर क्या करी, मेन ऑब्जेक्टिव बना करके ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है ना। और फिर एम्फेसाइज किया किसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ में आ रही है बात, ये मेन रीजन थे, रीजन ये थे हाई ग्रोथ के, क्योंकि हमने सपोर्ट किया डोमेस्टिक सेविंग से और इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड से। दूसरा रीजन ये था कि डिमांड क्या हो रही थी, ग्रो हो रही थी। हाँ, जब डिमांड ग्रो हो रही है तो फिर क्यों ना करें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, फिर तीसरा रीजन ये था कि हमने ऑब्जेक्टिव ही से बना लिया कि बस अब तो यही काम करना है, मेन ऑब्जेक्टिव, एसजी का मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूज इन्वेस्टमेंट। फिर हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर डाली, फिर एक्चुअल में कर डाली, और हर बात पे हमने एम्फेसाइज किया किसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन। बात खत्म। इतनी बात समझ में आती है आपको। आज के लिए बच्चों इतना रखे, बाकी करेंगे हम कल, और कल पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है ना। थोड़ा सा चैप्टर रहता है, 2 एक क्लास का चैप्टर रहता है, छोटा सा ही चैप्टर था। बस ये जो आपके नोट्स में ये नहीं मिलेगा, जो मैंने अभी डाला है ना, ये नहीं मिलेगा। आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया था, ये मैं उस पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप इसे कर लेना, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं आज 3 बजे, ठीक है ना, अड्डे पे।